गई थी। इसके दो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। लक्ष्य में और उद्देश्य में मैंने आप लोगों को अंतर समझाया था एक बार, याद है किसी को? सब नए लोग हैं, कहाँ से याद होता है? ज़्यादातर तो नए लोग हैं। देखिए आगे एक दो लाइन लिखिए, बताता हूँ। अगले 2 दशकों के लिए, अगले 2 दशकों के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति ने, अगले 2 दशकों के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। नंबर 1 पॉइंट, कृषि क्षेत्र में 4% प्रतिवर्ष से 4% यानी 4% प्रतिवर्ष से अधिक समृद्धि दर प्राप्त करना, अधिक समृद्धि दर प्राप्त करना, अधिक समृद्धि दर प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट, ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना, ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना जो संसाधनों का कुशल उपयोग कर सके, जो संसाधनों का कुशल उपयोग कर सके, तथा हमारे भूमि तथा जल व जैव विविधता नाम सुने इसका? विकास सुनिश्चित करना, क्या लिखे? जैव विविधता की रक्षा कर सके, जैव विविधता की रक्षा कर सके, जैव विविधता की रक्षा कर सके। तीसरा पॉइंट, विकास के साथ साथ समानता, विकास के साथ साथ समानता, अर्थात ऐसा विकास के साथ साथ समानता अर्थात ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में सभी किसानों को लाभान्वित कर सके, जो सभी क्षेत्रों में सभी किसानों को लाभान्वित कर सके। इसमें 2 पॉइंट है आप लोगों के जो कृषि से रिलेटेड है, उन्हीं को याद रखना है आप लोगों को। पहला चीज ये है कि पूछा जा सकता है राष्ट्रीय कृषि नीति बनी है कि नहीं, तो बनी है। नाम सुने थे इससे पहले राष्ट्रीय कृषि नीति? कब आई थी? 28 जुलाई 2000 को। ठीक, इसके लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे कितने दिनों के लिए निर्धारित किए गए थे? 2 दशक का मतलब क्या होता है? तीसरा चीज क्या है कि इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है आर्थिक समृद्धि का, वो कितना है प्रतिवर्ष? 4%। मतलब क्या है? कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, आप लोगों ने एक समय जब कोविड का समय आया रहा होगा तो देखे रहे होंगे कि कोविड के समय सारी जो अलग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट थी निगेटिव हो गई, सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी निगेटिव हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी वो पॉजिटिव थी और लगभग 3.1% के आसपास। ठीक, लक्ष्य कितना था आपका? 4% के आसपास प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, हर वर्ष। तो कहने इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरफ से प्रोत्साहन रूप में देखा गया। बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा कि ऐसे एक समय जब ऐसा आ जाता है कि इंडस्ट्री की पूरी ग्रोथ रेट निगेटिव लगभग 23.9% हो गई थी, सेवा क्षेत्र की भी इसी तरह निगेटिव हो गई थी। इसके बावजूद भी यदि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी उस समय, तो एक बहुत बड़ा एक तरफ से कहा जाए कि सरकार को या फिर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या उसे कहेंगे
सरकार को मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत उसका काम किया, मतलब प्रोत्साहन का काम किया। ठीक है, तो इस समय कितनी है, लगभग 4.2% के आसपास है। हर साल आप लोग जब इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे या बजट देखेंगे तो उसमें अलग अलग हर जो सेक्टर है उनकी ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, ये पूरे मतलब आप लोग जीडीपी का नाम सुने कि नहीं, तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है जो निकाली जाती है तो पूरी अर्थव्यवस्था की अलग निकाली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6.4% है, 6.3% है, अलग अलग अनुमान निकाले जाते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र की भी ग्रोथ रेट निकाली जाती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। तो जो ग्रोथ रेट है हमारी, तो 4% लक्ष्य निर्धारित किया गया है कृषि क्षेत्र में, कृषि की नीति का, कि 4% कम से कम प्रतिवर्ष हमारी जो कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर होनी चाहिए। ठीक, अब अगली आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसमें इतना ही ज्यादा है। कृषि के प्रारूप या फार्मिंग के प्रारूप, कृषि के प्रारूप हेडिंग डाल लीजिए, कृषि के प्रारूप हेडिंग डाल लीजिए। उसमें पहला पॉइंट है माइक्रो फार्मिंग या सूक्ष्म खेती। सूक्ष्म कृषि लिख लीजिए, क्या सूक्ष्म खेती, जो भी माइक्रो फार्मिंग। माइक्रो फार्मिंग जानते हैं क्या है? लिख लीजिए, माइक्रो फार्मिंग में या सूक्ष्म खेती में, कृषि में जमीन का गहनता से प्रयोग किया जाता है। जमीन का गहनता से प्रयोग किया जाता है। जमीन का गहनता से प्रयोग किया जाता है, जिससे एक तो जमीन की उर्वरकता बनी रहे, जिससे एक और जमीन की उर्वरकता बनी रहे, से एक और जमीन की उर्वरकता बनी रहे, कामा उत्पादन अधिक हो, कामा उत्पादन अधिक हो, तथा तथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम हो, तथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम हो। उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम हो, इसलिए किसान कम समय में, इसलिए किसान कम समय लेने वाली मौसमी फसलों को चुनता है। इसलिए किसान कम समय लेने वाली मौसमी फसलों को चुनता है, मौसमी फसलों को चुनता है, जिससे पूरे वर्ष भर अधिक उत्पादन बाजार में पहुंचाया जा सके, जिससे पूरे वर्ष भर अधिक उत्पादन बाजार में पहुंचाया जा सके। लहसुन, मशरूम, कुछ ऐसे उत्पाद जो उपज देने के लिए बहुत कम जमीन लेते हैं,
आगे लिखिए इसको, मत्स्य पालन के साथ, मत्स्य पालन के साथ हरी सब्जियों का उगाना, मत्स्य पालन के साथ हरी सब्जियों का उगाना भी माइक्रो फार्मिंग के अंतर्गत आता है, भी माइक्रो फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ये माइक्रो फार्मिंग के अंतर्गत आता है। माइक्रो फार्मिंग में कुल मिला के मेन चीज जो ध्यान रखना है ये है सूक्ष्म खेती। इसमें आप लोग क्या करते हैं, जमीन कम मात्रा में लगे, उत्पादन अधिक से अधिक, लागतें न्यूनतम। आप लोगों ने ड्रिप सिंचाई का नाम देखे होंगे, जब देखते हैं कि उसमें क्या है, पाइप बिछा दिया जाता है और उसमें क्या होता है, फव्वारा के द्वारा पौधों को सिंचाई की जाती है। ये सब क्या है, माइक्रो फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है। मेन कोई भी ऐसी फार्मिंग का तरीका है जिसमें क्या है, लागत में कमी आती है, उत्पादन अधिक होता है, ठीक है, और जमीन कम मात्रा में प्रयोग में आती है, सब क्या होगा, माइक्रो फार्मिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, माइक्रो फार्मिंग में जैसे आप लोग देखे होंगे तालाबों में क्या होता है, मछलियां भी डाल दी जाती हैं और उसमें कभी कभी हरी सब्जियां ऊपर उसी के उगती हैं, उसको लोग आराम से तोड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है, और उनको बेचा भी जाता है। तो ये सब क्या है, माइक्रो फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, माइक्रो फार्मिंग किसी कोई समस्या? देखिए हम लोग माइक्रो कृषि की आप लोगों को 3 क्लासें लाटें, कल एक शायद एक क्लास और होगी, तो मैं जितना कोशिश करूंगा कवर करने की उतना कोशिश करता हूं, क्योंकि 3 दिन में बड़ा मुश्किल है कि कृषि की सारा कृषि से टच किया जा सके। वैसे ज्योग्राफी में आप लोग ये पढ़े हो तो मैं इसको स्किप कर दूँ। माइक्रो फार्मिंग क्या है, जीरो बजट खेती क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, जानते हैं, पढ़े हैं, सब ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है। लिखिए फिर अगली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पसंदीदा खेती। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वही जो ठेका कह रहा हूँ। पसंदीदा खेती का आप लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना है? हम करते हैं। कैसे होती है? क्या? ऐसा वांडा नहीं है, तो पेट्रोल पंप की है, वो 60-70 बीघा हमारे पास है, तो हम लोग रुपये देते हैं, हमें 6,000 रुपये भी गए। हाँ ऐसा भी है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि 2 पार्टियों की मत, लेकिन ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, ये एक तरफ से कह सकते हैं कि बटाई के रूप में लिया जा रहा है, अलग अलग तरीका है। बटाई में आधा मतलब आधी लागत होती है, आधा मुनाफा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब असाइनमेंट होता है इतने दिनों के लिए, हाँ उतना दिन तक तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, चाहे हम खेती करें या ना करें। लीगल तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है? हमने स्टाम्प दिया था, मतलब स्टाम्प दिया, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोगों ने देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, किसान बिल आया था, देख रहे होंगे आप लोग, क्यों उसमें सबसे ज़्यादा बहस हुई थी, क्यों उसका सब लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे? उसमें से एक बड़ा मुद्दा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं कि आपकी जो ज़मीन है गाँव की, वो पूरी ज़मीन की ज़मीन ले ली जाती है, ठीक है, और उसमें किसानों को क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी को बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने कहा कि मुझे इतने मिलियन टन क्या है गेहूं की आवश्यकता है, वो क्या करती है, पूरे गांव के गांव को ले लेती है। गांव के लोग क्या करते हैं कि गेहूं उगाते हैं, और उसका प्रॉपर एक क्या होता है कि हर एक चीज़ रूल और रेगुलेशन डिसाइड होता है कि गेहूं की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गेहूं के किस दाम में बेचा जाएगा, किस दाम में खरीदा जाएगा, कितनी मात्रा में लिया जाएगा, कितना उत्पादन, ये सब सारी चीज़ें, कितनी लागत आएगी, ये सब क्या होता है प्रॉपर वे में तय होता है। ठीक है, और जब इसके आधार पर खेती की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पसंदीदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यही है कि आपके साथ एक लिखित समझौता होता है किसानों के साथ, किसान जो कंपनी जो समझौता हुआ रहता है उसी फसल को उत्पादन करना होता है। आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट से
भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी एक लीज एक जमा करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए काफ़ी उसमें जब ये किसान बिल आए, मान लीजिए समय मिलेगा तो बताएंगे, उसमें काफ़ी इसकी कुछ खामियां थी, इसकी वजह से किसानों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। यदि मौका मिलेगा पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्या उसकी खामियां, ठीक है। तो पहले आप लोग लिख लीजिए पसंदीदा खेती। एक पॉइंट, यह खेती की वह पद्धति है, यह खेती की वह पद्धति है जिसे किसान, यह खेती की वह पद्धति है जिसे किसान खेती के पूर्व किसी कंपनी से, खेती के पूर्व किसी कंपनी से कृषि उत्पाद के संबंध में, किसी कंपनी से कृषि उत्पाद के संबंध में उत्पादन क्रिया के, कृषि उत्पाद के संबंध में उत्पादन क्रिया के प्रारंभ से लेकर उसके विपणन, यानी कि बाजार जाने की, विपणन तक के लिए, विपणन समझ रहे हैं ना, विपणन में बाजार होता है, विपणन लिखना हो चाहे बाजार लिख लीजिए, बाजार तक के लिए समझौता करता है, विपणन तक के लिए समझौता करता है। विपणन मीन्स मतलब बाजार, ठीक। कंपनी कृषि में प्रयुक्त आगत, कंपनी कृषि में प्रयुक्त आगत, बीज, आगत, आगत के अंतर्गत डैश लिख के बीज, सीड जिसे कहते हैं, आगत होता है, आगत का मतलब नहीं समझ रहे हैं। जब आप लोग किसी फर्म में कुछ भी जो इनपुट लगाते हैं, जो भी रॉ मटेरियल लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आगत कहा जाता है, ठीक है, इनपुट। और जो आपने लगाया है, जैसे मान लीजिए सिंचाई आपने की, हाँ, इसको लागत भी कहते हैं, लेकिन लागत में काफ़ी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। इनपुट में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने खुद का काम किया तो लागत लगी क्या उसमें, लेकिन वो आपने इनपुट तो दिया ना। इनपुट एक तरफ से प्रॉपर वे में, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब आप कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है, बाइनरी डिजिट पर। आप लोग इनपुट देते हैं तो क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है, तो उसमें तो आप लागत नहीं कह सकते ना उसको, वो इनपुट दे रहे हैं ना आप लोग। तो उसी तरह क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे होते हैं, तो जो अर्थशास्त्र की भाषा है, तो उत्पादन क्या है, उत्पादन कहलाता है कि आगतों का एक तकनीकी संबंध होता है, आगतों के मध्य पाए जाने वाले तकनीकी संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो आगत लगा रहे होते हैं उसका एक रेशियो होता है। आप ऐसा नहीं है कि जब आप किसी वस्तु को उत्पादन कर रहे हो तो पता चला गेहूं ही लगा दे, उसमें खाद डाले ही ना, पता चला पानी से भर दें तो पूरा गेहूं ही सड़ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। आगत यहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है कि जब आप किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसकी एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। गेहूं उगाते होंगे आप लोग, तो उसका रेशियो होता है कि एक बीघे में कितना गेहूं में डालना है, ठीक है। अब वो कुछ भी है वो आप लोग जानिए, तो वो क्या है कि एक रेशियो होता है, उस रेशियो के द्वारा ही क्या होता है कि किसी वस्तु का इनपुट लगाया जाता है, ठीक है। और उसके द्वारा जो हमको परिणाम मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है, यानी कि निर्गत कहलाता है, ठीक। क्या लिखना आप लोग, आगत के सामने डैश करके बीज, उर्वरक, उर्वरक तथा साख की, साख की व्यवस्था करती है, साख क्रेडिट, साख नहीं समझ रहे हैं,
साख की व्यवस्था करते हैं। उसके निर्देश के अनुसार किसान उत्पादन करता है। उसके निर्देश के अनुसार किसान उत्पादन करता है। कृषि से संबंधित जोखिमों से किसान मुक्त रहता है। कृषि से संबंधित जोखिमों से किसान मुक्त रहता है। कृषि से संबंधित जोखिमों से किसान मुक्त रहता है तथा उसकी फसल का मूल्य निश्चित रहता है। इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है। इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है। अच्छा, इसमें एक दो लाइन लास्ट की लिखी हुई है, आप लोगों ने लिखा है किसान जोखिम से मुक्त रहता है, लिखा हुआ। अब जब इतनी ही अच्छी सरकार ने व्यवस्था कर दी थी तो संविदा खेती की किसान बिल में, किसान को कोई जोखिम ही नहीं था, फिर भी किसान विरोध कर रहे थे कि नहीं कर रहे? अरे हाँ, वो जो भी कर रहे थे तो विरोध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो क्यों कर रहे थे? ये जो देखिए जो चीजें लिखी हुई है सैद्धांतिक सत्य है। वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो क्या होती हैं कि किसान के और कंपनी के मध्य क्या होता है, एक लिखित समझौता होता है। अब मान लीजिए सपोज कंपनी ने क्या किया कि 25 रुपये किलो गेहूं खरीदने के लिए तैयार हो गई, ठीक। और मार्केट में देखी कि फसल खराब हो गई है। फसल खराब होने के साथ साथ क्या हुआ है कि गेहूं की उसकी क्वालिटी किसान की खराब हो गई। उसमें बहुत सारे ऐसे समझौते होते हैं कि जो गेहूं की क्वालिटी के बारे में भी बात की जाती है, गेहूं के कितनी उसकी साइज होना चाहिए, कितना मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए किसान का फसल खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान की मान लीजिए कि फसल खराब हो जाती है और तो क्या होता है, कंपनी चाहे तो समझौते को तोड़ दे। क्योंकि कंपनी बड़ी कंपनी है, किसान बेचारा गरीब इंसान कितने दिन तक लड़ेगा कंपनी से? ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ सकता ना। थोड़े समय के लिए मान लीजिए 25 रुपये किलो गेहूँ पहले तय हो गया था क्योंकि बाजार की सिचुएशन ठीक ठाक थी। उत्पादन मान लीजिए बहुत अधिक हो जाता है, ठीक। जब उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है तो मान लीजिए मार्केट में जो गेहूं की प्राइस हो गई 22 रुपीज हो गई, यानी 22 रुपए हो गई। तो कंपनी कहाँ से खरीदेगी किसान गेहूं? बाजार से खरीद लेगी। किसान क्या कर लेगा उसका? तो सबसे ज्यादा किसानों को इसी बात की आशंका हुई कि यदि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की, पसंदीदा खेती की, तो कहीं ऐसा ना हो, पहली बात तो उनके अधिग्रहण का खतरा था कि कंपनियां कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो मन इच्छा हो वही उगवाएं और हम लोग क्या करें कि कंपनी के अधीन हो जाएं, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था एक समय के बाद। दूसरी उनकी आशंका क्या है कि जो हम लोगों के पास प्रॉपर वे में जो उत्पादन किया जाए, पता चला कंपनी उसको खरीद रही है या नहीं खरीद रही, ठीक। हम लोग पता चला एक साथ 2-4 गाँव से गेहूँ का उत्पादन करवा लिया गया, गेहूँ का उत्पादन बहुत अधिक हो गया, ठीक। मार्केट में गेहूँ के दाम बहुत कम हो गए। तो आखिरकार कौन सा ऐसा प्रॉपर चैनल है, क्योंकि उसमें आप लोग देखे रहे होंगे शायद आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, है ना, है कि नहीं? पढ़े हैं कि ना किसान बिल की नहीं पढ़े? चलिए ठीक है, पढ़ के आइएगा उसको, तब शायद तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब सारी आशंकाएं थी, इस वजह से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काफी विरोध किया था। अगली हेडिंग आप लोग लिख दीजिए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग।
लिख लीजिए इसके अंतर्गत यह बागवानी का एक तरीका है, यह बागवानी का एक तरीका है जिसके अंतर्गत पौधों को जिसके अंतर्गत पौधों को जिसके अंतर्गत पौधों को बिना मिट्टी के प्रयोग के पौधों को बिना मिट्टी के प्रयोग के बिना मिट्टी के प्रयोग के उगाया जाता है। उगाया जाता है। इसके अंतर्गत उगाए जाने वाले पौधों में इसके अंतर्गत उगाए जाने वाले पौधों में इसके अंतर्गत उगाए जाने वाले पौधों में टमाटर इसके अंतर्गत उगाए जाने वाले पौधों में टमाटर, कामा खीरा, कामा खीरा, कामा स्ट्रॉबेरी, कामा स्ट्रॉबेरी आदि हैं। कुल मिला के हाइड्रो का मतलब होता है जल से संबंधित, यानी कि ऐसा जिसमें मिट्टी का अत्यंत ही कम प्रयोग हो या नाम मात्र का प्रयोग हो। आप लोग देखते हैं ना, खीरा ककड़ी कहीं भी छोटी सी जमीन पर भी उगा दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों को जो देखना हो तो आप लोग खाली गूगल कुछ नहीं करिएगा, गूगल में जाके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग डाल दीजिएगा, उसका इमेज देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि कैसे हाइड्रो फार्मिंग की जाती है, और उससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, खाली गूगल में जाके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग डाल दीजिएगा, आपको उसकी इमेज आ जाएगी, समझ जाएंगे कि कैसे उसका उत्पादन किया जाता है, कैसे पौधे उगाए जाते हैं। ठीक, अगली हेडिंग डाल लीजिए एरोपोनिक फार्मिंग। एरोपोनिक फार्मिंग एरोपोनिक फार्मिंग इसके अंतर्गत पौधों को इसके अंतर्गत पौधों को बिना मिट्टी या जमीन के प्रयोग के उगाया जाता है। बिना मिट्टी या जमीन के प्रयोग के उगाया जाता है। इसमें एरोपोनिक्स का मतलब ये है, बस कह सकते हैं कि जो ऐसे पौधे जो हवा में उगाए जाए। अब हवा का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हवा में टंग जाएंगे वो। जब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपके घर बने होते हैं ना, तो घर बने होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि पिलर होते हैं। पिलर में क्या होता है कि थोड़ा सा क्या किया जाता है कि थोड़ा साइड काट दी जाती है, उसी में हल्का सा मिट्टी डाल के और उसको आगे उगाया जाता है। जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट का पौधा देखा है, उसके लिए बहुत ही कम मिट्टी की जरूरत होती है और बोतल में डाल देते हैं ना, और फिर उसको फैल जाता है, तो उसको फिर अच्छी मतलब एक तरफ से डिजाइनिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सब खेती करने के तरीके हैं। मान लीजिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परिभाषा लिखिए कि हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या किया जाता है, तो कम से कम पता रहेगा कि हाइड्रोपोनिक मतलब कि जल से संबंधित है, एरोपोनिक मतलब वायु से संबंधित है। ठीक, अब अगली आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जीरो फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग जिसे कहते हैं। शून्य खेती, नाम सुने इसका? जीरो बजट फार्मिंग।
शून्य बजट खेती। कुछ जानते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं पता? देखो इसके आगे सर्वप्रथम बजट 2019-20 में, सर्वप्रथम बजट 2019-20 में, सर्वप्रथम बजट 2019-20 में निर्मला सीतारमण द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा जीरो बजट फार्मिंग की अवधारणा लाई गई। जीरो बजट फार्मिंग की अवधारणा लाई गई। जीरो बजट फार्मिंग की अवधारणा लाई गई। सुभाष पालेकर को जीरो बजट फार्मिंग का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष पालेकर को जीरो बजट फार्मिंग का संस्थापक कहा जाता है। जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत, जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें किसानों के द्वारा स्वयं की बनाई हुई खाद का प्रयोग होता है। स्वयं की खादों का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम कर्नाटक में जीरो बजट फार्मिंग या जीरो फार्मिंग की शुरुआत की गई। जीरो फार्मिंग या शून्य खेती की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम कर्नाटक में जीरो फार्मिंग या शून्य आधारित खेती की शुरुआत की गई थी। इसके बाद मतलब ये लिखना लिख लीजिएगा पॉइंट पोस्टर में, आंध्र प्रदेश में भी जीरो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट मतलब प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह 4 स्तंभों के अंतर्गत कार्य करती है। यह 4 स्तंभों के अंतर्गत कार्य करती है। नंबर 1 बीजामृत, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्पन। मान लीजिए कभी आपसे पूछा जाए कि पिलर का नाम पूछ लिया जाए, कौन कौन से हैं जीरो बजट फार्मिंग के, तो कौन कौन से हैं? बीजामृत का मतलब यह है कि बीजों को एक तरफ से कहा जाए कि जो संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके लिए जितने भी मतलब उपाय अपनाए जाते हैं उसको बीजामृत के अंतर्गत लाया गया। जीवामृत का मतलब ये है कि जो जीव के मल मूत्र है और जो उनकी खाद है उसका प्रयोग किया जाता। आच्छादन मतलब आच्छादन वाष्पन, इसका मतलब ऐसा भौगोलिक वातावरण तैयार करना जिससे क्या हो कि फसलें खराब ना हो। जीरो फार्मिंग
आप लोग कह सकते हैं कि जब आलोचना की बात की जाती है तो कहा जाता है कि देखिए जीरो, ऐसा तो है नहीं कि इसमें बिल्कुल शून्य लागत लगेगी, ऐसा तो होगा नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी लागत शून्य हो, कुछ ना कुछ उसकी लागत लगती है। खैर वो आलोचना का पार्ट है। शून्य बजट खेती का मुख्य मतलब ये है कि हम लोग ऐसी खेती करने का प्रयास करते हैं जिसमें क्या है कि हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, स्वयं की लागतों के द्वारा, न्यूनतम लागतों के द्वारा, कम लागतों के द्वारा फसलों का उत्पादन करें, या ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिनकी लागत लगभग शून्य हो या न्यूनतम हो। जैसे क्या है कि हम लोग क्या है कि घरेलू खाद का इस्तेमाल करते हैं ना, अक्सर देखते होंगे आप लोग, कंपोस्ट खाद का जो प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी खादों का प्रयोग किया जाए जिससे क्या हो कि रासायनिक कीटनाशक या फिर इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाए, फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक है, उनका बिल्कुल प्रयोग न किया जाए, और स्वयं के द्वारा ही अपने द्वारा बनाई गई खाद का, अपने द्वारा उगाए गए पौधों का रोपण करके और न्यूनतम लागतों पर जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, जीरो फार्मिंग कहते हैं, शून्य आधारित, शून्य बजट खेती कहते हैं। ठीक, शून्य बजट खेती में दो तीन चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए पूछा जा सकता है कि शून्य बजट खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो कर्नाटक में, और कौन सा दूसरा राज्य है, मध्य प्रदेश में। ठीक, किसने चालू की थी, सुभाष पालेकर ने। कॉन्सेप्ट इसका कब आया था, सबसे पहले 1920 में, बजट में 19 में निर्मला सीतारमण ने इसका कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक, ये कौन से स्तर, चार स्तर कौन कौन से इसके, ठीक। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। इसकी हिंदी लिख लीजिए, वर्षा पर आधारित या बरानी खेती। बरानी जिसे बोलते हैं, या वर्षा पर आधारित। खेती की ऐसी प्रणाली, खेती की ऐसी प्रणाली, खेती की ऐसी प्रणाली जो सिंचाई के लिए, खेती की ऐसी प्रणाली जो सिंचाई के लिए वर्षा पर, वर्षा के पानी पर, जो सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर पूर्णतः निर्भर करे, वर्षा के पानी पर पूर्णतः निर्भर करे, जिसमें किसी भी कृत्रिम सिंचाई के साधन का, जिसमें किसी भी कृत्रिम सिंचाई के साधन का प्रयोग नहीं किया जाए, जिसमें कृत्रिम सिंचाई के साधन का प्रयोग नहीं किया जाए, उसे हम बरानी खेती कहते हैं, उसे हम बरानी खेती कहते हैं। उसे हम बरानी खेती कहते हैं। अब एक लिख लीजिए, स्लैश एंड बर्न, इसका तो नाम सुने होंगे ना, नहीं सुने? झूमिंग खेती का नाम सुने? उसी को कहते हैं स्लैश एंड बर्न। अब इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग सर्च करें कि किस राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये, उसमें पेड़ पौधों को काट के उनको जला के खेती की जाती है, तो जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो वहाँ से खेती बंद कर दी जाती है। लिख लीजिए एक दो लाइन, आदिवासी लोग
आदिवासी लोग जंगलों को काट कर आदिवासी लोग जंगलों को काट कर तथा उन्हें जलाकर जंगलों को काट कर तथा उन्हें जलाकर उसमें जब खेती करते हैं तो उसे भूमि खेती या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग कहते हैं। तो उसे भूमि खेती कहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्लैश एंड भूमि खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है या फिर इसको रोकने का प्रयास कर रही है? क्यों रोकने का प्रयास कर रही है? हाँ, इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा दिल्ली में समस्या आ जाती है जब धान की फसल उगती है और उसके बाद जब पराली जलाई जाती है। ठीक है, तो इसको सरकार एक तरफ से क्या कह रहा है कि खत्म करने का या फिर रोकने का प्रयास करती है। ठीक, अगली आप लोग एक लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग देख लीजिए, पहाड़ियों पर बरसात के पानी में बहुत तेज बहाव होता है। पहाड़ियों पर बरसात के पानी में बहुत तेज बहाव होता है, इसलिए खेती करने के लिए पहाड़ी को सीढ़ीनुमा काट लेते हैं। इस पर की जाने वाली खेती को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। बरसात होने पर, आगे लिख लीजिए, बरसात होने पर मिट्टी के पौष्टिक तत्व पानी में बह नहीं पाते। बल्कि एक सीढ़ी से खिसक कर दूसरे सीढ़ी पर चले जाते हैं। एक सीढ़ी से खिसक कर दूसरे सीढ़ी पर चले जाते हैं। चीन में इसका प्रयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। अब आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, परती भूमि या बंजर भूमि। परती भूमि तथा बंजर भूमि जानते हैं किसे कहते हैं? परती भूमि या बंजर भूमि नाम तो सुने होंगे।
बल्कि भूमि वो होती है जिसमें कुछ समय से खेती नहीं की गई है, बंजर भूमि वो होती है जिसमें जो खेती करने योग्य नहीं होती है। चलो ठीक है, अच्छा बताया, सही है। देख लीजिए, प्रतिभूमि वह भूमि है, प्रतिभूमि वह भूमि है प्रतिभूमि वह भूमि है जिनको कृषि में लाया गया है। प्रतिभूमि वह भूमि है जिनको कृषि में लाया गया है, जिनको कृषि में लाया गया है, पर अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, पर अस्थायी रूप से, कम से कम, अस्थायी रूप से कम 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक, तथा अधिक से अधिक कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक जोत में नहीं लाया गया है। कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक जोत में नहीं लाया गया है। ऐसा सामान्यतः जोत में नहीं लाया गया है, ऐसा सामान्यतः गरीबी, पानी की अपर्याप्त उपलब्धता, गरीबी, पानी की अपर्याप्त उपलब्धता, नहरों के निर्माण, नहरों के निर्माण आदि के कारण होता है। नहरों के निर्माण आदि के कारण होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। बंजर भूमि, बंजर भूमि ऐसी भूमि है, बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो खेती के योग्य है। बंजर भूमि ऐसी भूमि जो खेती के योग्य है, पर उस पर 5 या 5 वर्ष से अधिक, 5 या 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं की गई। खेती नहीं की गई, बल्कि ऐसे ही बेकार रूप में छोड़ दिया गया है। बल्कि ऐसे ही बेकार रूप में छोड़ दिया गया है। ऐसे ही बेकार रूप में छोड़ दिया गया है। कांटा रहित बबूल, इसे क्या कहेंगे? कांटा रहित बबूल। बबूल का मतलब समझ रहे हैं ना? कांटा रहित बबूल या जो जावा, पीसीएस में ऐसे ही नाम दे दिए जाते हैं, लगता है कहाँ से आया है। पौधे की प्रजाति है, जाके सर्च करना जो जावा पौधा कैसा होता है। कांटे की तरह, मतलब एक तरफ से इनका काम क्या है कि ये एक ऐसे पौधे हैं जिनसे बंजरता समाप्त की जाती है। पौधा है, पौधे की एक प्रकार, मतलब वृक्ष, ये तो उसके आगे समझाने वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। कांटा रहित बबूल या जो जावा जैसे पौधे को, जो जावा जैसे पौधों को उगाकर, जो जावा जैसे पौधों को उगाकर इनकी बंजरता समाप्त की जाती है। इनकी बंजरता समाप्त की जाती है। इनकी बंजरता समाप्त की जाती है।
की बंजरता समाप्त की जाती है। अब अगली डाल लीजिए हेडिंग सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। बढ़ती भूमि को आप लोग समझ रहे हैं, 1 साल से 5 साल के बीच में यदि किसी में खेती नहीं की जाती तो उसको क्या कहते हैं, बढ़ती भूमि कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि बंजर भूमि क्या है, जिसमें 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं की जाती है। मैं चीज़ों को ये जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। तो आप लोग जब पूरी लाइन जब आप लिखे रहेंगे तो हर एक देखें, अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन यदि पीसीएस में आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन यूपीएससी तो खैर कभी नहीं कंसेप्चुअल चीज़ें पूछता, डेटा एक आध क्वेश्चन गलती से एक दो पूछ ले। ज़्यादातर कितने कुछ सारे क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल बेस होते हैं। तो जो आप लोगों के पास लिखा है जैसे प्रतिभूमि है, तो प्रतिभूमि का आप लोगों ने देखा कि प्रतिभूमि क्या है, जिसमें 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती है। ये तो एक इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि मान लीजिए पूछा जा सकता है कि प्रतिभूमि कौन सी है जिसमें 1 से 2 साल खेती नहीं की गई, 1 से 4 साल नहीं की गई, 1 से 5 साल नहीं की गई, 10 साल नहीं की गई। ठीक, फिर आगे आपका अगला स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या कारण है प्रतिभूमि का। तो आप लोगों ने लिखा उसमें कि सिंचाई की उपलब्धता ना होना, नहरों का ना होना, गरीबी का होना, ये सब क्या है उसके कारण। तो पता चला अब एक ही लाइन है, लेकिन इसको लिखने से क्या हुआ कि आप लोगों को पता चला कि हाँ यही कारण है कि जिसके कारण प्रतिभूमि नहीं हो पा रही है। नहीं, आजकल देख रहे हैं जितना ज़्यादा क्राइसिस है खासतौर से ज़मीनों की, उगाने वाली फसलों की, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो हो सकता है कि कथन और निष्कर्ष में भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेगी। ठीक, अब आप लोग लिख लीजिए सिंचाई परियोजनाएं क्या लिखे हैं, वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का जो वर्गीकरण किया गया था वो कब किया गया था, 1978-79 में किया गया। अच्छा, मुझे डेटा से याद आया, कल आप लोगों ने रोजगार लिखा हुआ है ना कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र में, तो 48 लिखा होगा, उसको 43 कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग कल लिखे रहे होंगे, 48 की जगह 43 कर लीजिएगा। लेटेस्ट डेटा है, मैंने कल देखा था उसको, 43 है। 2019 में बजट 2021 में 2019 के डेटा के अनुसार माना गया था कि 43% कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र में लोग रोजगार में हैं। ठीक, तो सिंचाई परियोजनाओं का जो वर्गीकरण किया गया था कब किया गया था, 1978 में और 79 के बजट में किया गया था। जब इस तरह की कोई संख्या आती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो बजट में बात की गई, क्योंकि बजट जो आपका सेशन होता है तो क्या होता है 2 वर्ष की लगभग अप्रैल मार्च से, उस समय मार्च से शुरू होता था और अप्रैल से शुरू होता था और मार्च तक चलता था। तो इसलिए जब इस तरह की शब्दावली में हमेशा जब 2 साल का बात होती है तो समझ लीजिए तो या तो इकोनॉमिक सर्वे में उसकी बात की गई होगी या तो उसकी बजट में बात की गई होगी। ठीक, लिख लीजिए सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बड़ी सिंचाई परियोजनाएं 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम या मीडियम कह सकते हैं 2,000 से 10,000 के बीच में हेक्टेयर लिखा हुआ, ठीक है वो। और लघु सिंचाई परियोजना क्या है, 2,000 हेक्टेयर से कम।
देखिए हेडिंग डाल लीजिए कृषि से संबंधित परियोजनाएं। कृषि से संबंधित परियोजनाएं, अभी तक जो लिखा है वो लगभग जियोग्राफी का पार्ट था। अब आप लोगों को ज़्यादातर क्या है कि ये जो परियोजनाएं हैं अक्सर पूछ ली जाती है कि बृहद सिंचाई परियोजनाओं का मतलब एरिया कितना है, मीडियम का, मध्यम का कितना है, शॉर्ट का कितना है, कभी कभी मिलाने के लिए भी दे सकता है या फिर वैसे नॉर्मल पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग पिछले क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए इसमें के लिए एग्जाम में। ठीक, तो अब आप लोग परियोजनाओं के बारे में लिखेंगे। मैं ज़्यादा मेनली मुख्यतः कुछ परियोजनाओं को पढ़ाऊँगा और कुछ परियोजनाओं को आप लोग खुद से देखेंगे, हमें सर्वे में देखेंगे, बजट में देखेंगे कि किस किस परियोजनाओं को फोकस किया गया है, किस किस परियोजना के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में जहाँ से भी जो कुछ मटेरियल मिलेगा आप लोग उससे पढ़ने का प्रयास भी करें। ठीक है, यहाँ जितना हो सकेगा उतना मैं योजनाओं को कवर करने की कोशिश करूँगा। लिख लीजिए हेडिंग कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य चुने हुए बृहद यानी दीर्घ या बड़ी कह सकते हैं, चुने हुए बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की इसका उद्देश्य चुने हुए बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तीव्र तथा उत्तम प्रयोग करना था। मध्यम तथा बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का तीव्र तथा उत्तम प्रयोग करना था। देखिए आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि लघु सिंचाई परियोजना को छोड़ दिया गया है। मतलब अक्सर मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? 1974-75 में। इसमें क्या था कि दीर्घ यानी कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में बात की गई थी, उसके विकास करने के बारे में बात की गई थी। इसमें जानकारी के लिए आप लोग देखते रहेंगे और वीकेंड से मैं खाली मोटी मतलब खाली आप लोगों को बड़ा बड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं और योजनाएं बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सकेगा आज और कल भी हम लोग देखेंगे, ना होगा तो थोड़ा हरित क्रांति के बारे में और खाद्य भंडारण के बारे में देखेंगे। और खाद्य भंडारण के बाद जो आप लोगों के पास पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, एमएसपी के बारे में देखेंगे। एमएसपी क्या है, इशू प्राइस क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो है देखेंगे और जितना हो सकेगा उतना कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। किसान भी हो सकता है शायद ना कवर हो पाए कल, लेकिन जितना कोशिश करूँगा यदि हो जाएगा तो, क्योंकि कल ही अंतिम क्लास है, मैं देखूँगा यदि एक आध क्लासें और उस पर मिल जाएंगी तो और आप लोगों के ठीक रहेगा। सबसे बड़ी अच्छी बात तब होती जब कृषि और WTO के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता। यदि आप लोगों के सब सारी चीज़ें पहले से पता होती तो जो मेन कृषि का पढ़ने का मजा है उसमें है WTO से कृषि का संबंध, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वहाँ तक पहुँच पाएंगे। UPSC के सिलेबस में वही एग्रीकल्चर ऑन WTO। ठीक है, तो टाइम इतना है नहीं, वही हाल है कि एक कहावत सुने होंगे कि पता चला कि हमको कक्का की अभी वो आ नहीं रहा है और किताब पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, तो पता चला कि कम से कम हम जाने तो कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या चल रहा है कृषि का, तब ना हम WTO वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे।
यदि समय मिलेगा एक आध क्लासेस में मिलेंगी तो मैं WPO और एग्रीकल्चर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूँगी। ठीक, लिख लीजिए आप लोग अगली हेडिंग, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसको इसलिए लिखा रहा हूँ कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, दोनों की अलग अलग डेट इसलिए पता चला सोचे कि वही ना हो कहीं, तो बीसीएस में अक्सर डेटें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसे अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था। इसे अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था। इसे अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बेहतर जल प्रबंधन तैयार करना। इसका उद्देश्य बेहतर जल प्रबंधन तैयार करना, बेहतर जल प्रबंधन तैयार करना तथा सिंचाई का कुशल उपयोग करना तथा सिंचाई का कुशल उपयोग करना कुशल उपयोग करना है, जिससे जल प्रबंधन की लागतों को कम किया जा सके, जिससे जल प्रबंधन की लागतों को कम किया जा सके। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इसे 1996-97 में इसे 1996-97 में केंद्रीय ऋण सहायता के द्वारा 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 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। मतलब त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब आया था? 1996-97। ठीक, इसका काम क्या था? ऐसी जो सिंचाई परियोजनाएं थी जो अधूरी रह गई थी,
जो जो मतलब काम करते करते उनको बंद कर दिया गया था, उनको प्रारंभ फिर से एक तरफ से अभ्युदय करने के लिए, उनका नवसंचार करने के लिए, पुनः प्रारंभ करने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, इनका डेट याद रखना है कि अक्सर मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि कोयली सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब आया था, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, कब आया था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974-75 लिखाया था ना। और ये क्या है, इसीलिए दोनों को लिखाया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला एक याद रहे वाटर मैनेजमेंट, पता चला वाटर मैनेजमेंट वाला पूछ ले और तुम लोग 1974-75 ढूंढ रहे हो कहीं कि कहाँ है 1974 वाला, मिल ही नहीं रहा, तो वही पता लगा टीचर को सोचे कि कहाँ लिखवा दिया था, इसे लिखवा दिया कि ऑप्शन ही नहीं आया, ठीक, इसीलिए लिखवा दिया था। लिख लीजिए, एक योजना और है इसी से संबंधित, नीरांचल योजना। इसका भी डेट याद रखिएगा, 2014-15 में आई थी नीरांचल योजना। नीरांचल ये थोड़ा पुरानी योजनाएं थी, अब हम लोग लेटेस्ट की जो इधर हाल ही में ज़्यादा प्रयोग की गई थी उनके बारे में देखेंगे। अगली मीटिंग डाल लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका तो नाम सुने हैं ना, कितनी बार पढ़े हैं इसको? बस नाम है सुने, पढ़े होते तो मेरा टाइम बच जाता, मैं ना बताता इसको। कोई नहीं जान रहा पीएम किसान सम्मान निधि क्या होता है? हाँ, 2000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2019 में आई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें जब प्रारंभ में ये किया गया था कि जिसकी जमीनें 2 हेक्टेयर से अधिक हैं, अब जमीन कैसे निर्धारित होती थी, उसमें माता पिता और उसके जो बच्चे हैं जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष से कम है, ठीक। मान लीजिए कोई एक दंपति है, उसके माता उसकी मतलब वाइफ है और वो है, और उसके जो बच्चे हैं उनकी तीनों को सबके मिला के यदि जमीन 2 हेक्टेयर से कम होती थी तो उसको क्या है कि प्रति वर्ष क्या है 6000 रुपये उसको दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। जब ये पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब यह योजना आई थी उस समय क्या किया गया था, 2 हेक्टेयर की लिमिट निर्धारित कर दी गई, ठीक। मतलब जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी उसको प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जाते और हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। ये कौन सी योजना थी? पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक। अब जब 2-3 महीने के बाद क्या हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ, यानी कि उसमें सुधार किया गया। अब वर्तमान समय में क्या है, सभी किसानों को, चाहे उसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, चाहे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन हो, सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में दिए जाते हैं, ठीक। लिख लीजिए इसको, 2-4 लाइन पॉइंट से। 1 फरवरी 2019 को 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की भूमि की, 2 हेक्टेयर तक की भूमि की छोटी जोत वाले सीमांत किसान परिवारों को, छोटी जोत वाले सीमांत किसान परिवारों को
सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 किस्तों में, 3 किस्तों में, 3 किस्तों में प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान समय में 2 हेक्टेयर की सीमा को, वर्तमान समय में 2 हेक्टेयर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, 2 हेक्टेयर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। एक लास्ट पॉइंट दीजिए इसी में, इसके अंतर्गत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। वही लिखाने जा रहा था, माता पिता और उसके बच्चे, तो अब जब हटाई दी गई है तो उसका कोई औचित्य है नहीं। ठीक, अब आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि ये नई आई है और इसके साथ साथ कुछ योजनाएं जो पहले की थी उसको इसमें इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, यानी कि मिला दिया गया है। ठीक, देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी हाँ 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने खरीफ फसलों से, खरीफ फसल तो जान रहे हैं कि नहीं, खरीफ फसलों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व से चली आ रही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व से चली आ रही 2 योजनाओं, पूर्व से चली आ रही 2 योजनाओं, पूर्व से चली आ रही 2 योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, पुस्तक में लिख लीजिएगा 1999, 1999, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 पुस्तक 1, अगली कामा लगा के संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पुस्तक में 2010, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 की जगह ली है, की जगह ली है। अब देखिए इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजें आई हैं। पहली चीज क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई है, 2016 में 13 जनवरी। ठीक, दूसरा चीज क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई थी, 1999 में। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई, 2010 में। ये तीनों योजनाएं जो है इनका डेट अलग अलग पूछा जा सकता है, अलग अलग कूट दिए जा सकते हैं और कूट में मिलाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, कई बार आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे तो मिलाने के लिए भी आता है, तो इसलिए मैंने तीनों को लिखा दिया है। अब 2 फसल बीमा योजनाओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी कंपेयर के रूप में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन दोनों का अंतर पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों का काम है कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या अंतर है उनके बारे में आप लोग जाने। ठीक है, मैं अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। लिख लीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1, इस योजना में सभी खाद्य फसलें, इस योजना में सभी खाद्य फसलें तिलहन, इस योजना में सभी खाद्य फसलें तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें शामिल हैं। तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें शामिल हैं। वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें शामिल हैं। जो संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी 2010 वाली, उसमें क्या हुआ था कि जो वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं या तिलहन की जो फसलें हैं उनको शामिल नहीं किया गया। ठीक, ये काफी व्यापक फसल बीमा योजना है, उसका एक तरफ से सुधार है, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए उसको लाया गया और इसमें क्या है, तिलहन, बागवानी या वाणिज्यिक फसलें जितनी भी हैं उनको भी कवर किया गया है। ठीक, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि एक तरफ से सुधार है उसका। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, किसानों के लिए एक मौसम एक दर, किसानों के लिए एक मौसम एक दर, एक मौसम एक दर, जैसे खरीफ के लिए प्रीमियम की दर 2%, जैसे खरीफ के लिए प्रीमियम की दर 2%, रबी की फसल के लिए प्रीमियम की दर 1.5%, 1.5%, रबी की फसल के लिए 1.5%, तथा बागवानी फसलों के लिए, बागवानी है जो वाणिज्यिक तिलहन है जो, तथा बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दर 5% कर दी गई है। प्रीमियम के लिए 5% कर दी गई है, निर्धारित की गई। ठीक, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस योजना में सभी जोखिम, जैसे फसल कटाई के पूर्व, सभी जोखिम जैसे फसल कटाई के पूर्व तथा फसल कटाई के बाद के जोखिमों को शामिल किया गया है, के जोखिमों को शामिल किया गया है, के जोखिमों को शामिल किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस योजना में फसल कटाई की अधिकतम 14 दिनों की अवधि में, इस योजना में फसल कटाई के अधिकतम 14 दिनों की अवधि में, फसल कटाई के अधिकतम 14 दिनों की अवधि में चक्रवात, बेमौसम बारिश जैसे विशेष खतरों के कारण
फसल के नुकसान की फसल के नुकसान की फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अभी तक जितना लिखाया हूँ उसके एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फसल बीमा योजना एक तरफ से व्यापक बीमा योजना है, जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि पहली बात नई चीज़ क्या है, इसमें बागवानी फसलें, तिलहन की फसलें या वाणिज्यिक फसलें, तीनों फसलों को शामिल किया गया है। ठीक है, रबी की जो फसलें हैं, जो खरीफ की फसलें हैं, वो संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा के अंतर्गत थी। इसके अंतर्गत और अधिक व्यापक किया गया, बागवानी फसलों को शामिल किया गया, ठीक, वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया, तिलहन की फसलों को शामिल किया गया। पहली चीज़ थी जो प्रीमियम की राशि थी, खरीफ फसलों के लिए कितना कर दी गई 2%, रबी के लिए कितना कर दी गई 1.5% और बागवानी फसलों के लिए कितना कर दी गई 5% कर दी गई। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि फसल अक्सर आप लोग कभी देखते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है, तो होता क्या है कि फसल किसान आदमी बो ही नहीं पाता। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि फसल काफ़ी लेट हो जाती है, इस वजह से पड़ती रह जाती है, उग ही नहीं पाती। तो इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो जो क्षतिपूर्ति होगी, जो नुकसान होगा, उसकी भी भरपाई क्या करेगी, यह पॉलिसी करेगी। ठीक है, यह जो बीमा योजना है, ये यदि आप किसी आकस्मिक आपदा के कारण फसल को नहीं उगा पाते हैं, नहीं बो पाते हैं, पड़ती रह जाती है जमीन आपकी, तब भी क्या होगा, सरकार आपको जो उसका प्रीमियम होगा न्यूनतम यदि आप भुगतान कर रहे हैं तो आपको उसकी पेनाल्टी या उसका भुगतान मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अब जो पहली की योजनाएं थी उसमें क्या होता था, जैसे कोई फसल को एक सैटेलाइट माध्यम से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर लेखपाल जो होते हैं वो डेटा देते हैं कि हाँ नहीं फसल ठीक है, फसल अच्छी हुई है। अब मान लीजिए कि सैटेलाइट के द्वारा देखा गया कि नहीं फसल बहुत अच्छी है किसी गांव की और बहुत अच्छा उगा हुआ है, फसल कट भी गई, कट के खलिहान में आ गई। खलिहान में आने के बाद क्या हुआ कि वर्षा हो गई। अब देखिए सैटेलाइट के द्वारा क्या हुआ कि फसल तो आप मतलब उसमें जो बीमा पॉलिसी थी, जो बीमा धारक कंपनी है, उसने क्या क्या देख लिया कि सारी चीज़ें अच्छी हैं और फसल अच्छी हुई, तो बीमा पॉलिसी आपका बीमा जो भुगतान है वो देने से मना कर देती थी। लेकिन इस पॉलिसी में क्या किया गया है कि 14 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है कि यदि फसल कटने के 14 दिनों तक यदि आपकी फसल नुकसान हो जाता है किसी भी कारणों, आकस्मिक वर्षा के कारण या फिर आग जल लग जाता है, कुछ भी होता है, तो उसके कारण भी क्या होगा कि बीमा पॉलिसी इसका प्रीमियम आपको देगी। ठीक, तो ये अपने स्तर में इसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान रखेंगे। कल इसकी कुछ योजनाएं होंगी और हरित क्रांति से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से संबंधित इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और यदि आगे समय मिलेगा तो कृषि और WTO के बारे में बात करेंगे। ठीक।